कल्पना कीजिए एक ऐसे सैंड अपोकलिप्स की जहां चारों तरफ सब कुछ अंतहीन रेत के टीलों के नीचे दफन हो चुका है। विशाल मॉन्स्टर्स सतह के नीचे छिपे रहते हैं और लोग बचे हुए आखिरी रिसोर्सेज के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं। और इस बर्बाद रेत की दुनिया में केवल एक लड़का है जो अपने आसपास की सारी रेत को नियंत्रित कर सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या करने में सक्षम है? पूरी दुनिया उसके हाथों में है और उसकी क्षमता असीमित है। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? 100 साल पहले प्रकाश की एक किरण पृथ्वी से टकराई और ग्रह पर मौजूद हर चीज को निगल गई। नीले विशाल ग्रह को पूरी तरह रेत से भरी दुनिया में बदल दिया। मानवता का जो थोड़ा हिस्सा बचा उसने अपना एक मजबूत गढ़ बना लिया। हमारा नायक जियोन एक बदहाल किसान है जो कुछ हरामियों के बीच फंस गया था जिन्हें दूसरों को मारने में आनंद आता था। लेकिन हमारा लड़का कोई नहीं था क्योंकि उसने भी उसी तरह जवाब दिया, ये याद करते हुए कि उसने वास्तव में कभी किसी इंसान को नहीं मारा था। उसके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था जिसमें एक आदमी उसका सामान चुराने की कोशिश करते हुए गलती से मर गया था। इस दुनिया में अवेकनर्स होते हैं जिनके साथ देवताओं जैसा व्यवहार किया जाता है। ये सोच कि उसने ऐसे व्यक्ति को मार दिया था जिसका संबंध लिजिया यंग नाम के एक अवेकन व्यक्ति से था, उसे डरा रही थी। वही हरामी लड़के के मुक्के से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ और अपनी अवेकन पावर्स का इस्तेमाल करके उसे एक तरफ पटक दिया ताकि उस चूहे को सबक सिखा सके। सौभाग्य से एक दुर्घटना के कारण वाहन पलट गया और इस हरामी को भी चोट लग गई। मौत के किनारे खड़ा ड्राइवर बताता है कि उन्हें गॉडजिला जितने बड़े सैंडवॉर्म द्वारा निगला जा रहा है। जियोन को अपनी जान बचाने के लिए चिपके रहना पड़ा, ये जानते हुए कि उसका समय आ चुका है क्योंकि वो कमजोर था। अगर वो थोड़ा और मजबूत होता तो हालात अलग होते। सैंडवॉर्म ने उसे निगल लिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लड़का मरा नहीं और खुद को उस जीव के अंदर जीवित पाया। इस लड़के ने अगला पॉल एट्रेड्स बनने का फैसला कर लिया क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था। मानवता की नष्ट हो चुकी संरचनाएं उसकी चेतना में उमड़ पड़ी और उसे दिखाने लगी कि उनके अद्भुत ग्रह का क्या हाल हो गया था। उसी क्षण उसने पहली बार अपनी पहली एबिलिटी को जागृत किया और सहज रूप से सैंड ब्लास्टर का उच्चारण किया, जिससे एक प्रहार सीधे उस जीव के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। अब जब उसके पास जीवित रहने की शक्ति थी, जियो ने अपनी सारी मुश्किलों को चुनौती देते हुए तय किया कि वो असंभव परिस्थितियों में भी रेत का उपयोग करके जीवित रहेगा। जियोन अपने दिल की हर छोटी धड़कन महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अविश्वसनीय ऊर्जा से भर गया हो। ये समझते हुए कि यही अवेकनिंग की प्रक्रिया है, वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। इसी दौरान हमें एक जबरदस्त दृश्य दिखाई देता है जिसमें ड्यून का सैंडवॉर्म उस छोटे इंसान को निगलने ही वाला होता है। वो जीव उसे पूरा निगलने के लिए बढ़ता है जबकि जायोन वही खड़ा रहता है और पीछे हटने से इनकार कर देता है। हैरानी की बात यह है कि अचानक एक आदमी उसकी जान बचाने के लिए आ जाता है और कहता है कि लड़का उसके सामने आ गया है। वो आदमी जायोन को हवा में उछाल देता है जिससे वो जोरदार तरीके से जमीन पर गिरता है। हमारा लड़का रेत उगलते हुए सोचता है कि आखिर ये अजनबी आदमी अचानक मिनाटो नामिकाजे की तरह उसके पास कैसे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो दोबारा ऊपर देखता है वो डर जाता है क्योंकि ये आदमी सैंडवॉर्म की गर्दन में तलवार घूम चुका था और उसके शरीर से तारकोल जैसे खून की धार निकल रही थी। वो आदमी उस जीव का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने उसे इतना ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर दिया और सोचता है कि क्या उसे फिर से नीचे भेज देना चाहिए। अपनी किक की तैयारी करते हुए वो सीधा तलवार पर लात मारता है और उस प्रहार से मॉन्स्टर को उसकी मौत तक धकेल देता है। हमारा लड़का पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। ये तथ्य कि इस अजनबी ने सैंडवॉर्म को मार गिराया कोई आसान काम नहीं था। वास्तव में ये जायोन की सैंडवॉर्म के साथ पहली मुठभेड़ थी और इससे पहले कि वो अपनी प्रतिक्रिया समझ पाता, नीले बालों वाली एक प्यारी लड़की उसके पास आती है और बताती है कि ये कैप्टन जैंग यंग बियम है जो हमेशा की तरह दिखावा कर रहा है। एक बार फिर जायोन को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये लोग आखिर उसके पास इस तरह कैसे पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ये लोग हवा से प्रकट हो रहे हों, जबकि वो लड़की अपने शानदार कैप्टन की स्किल्स की तारीफ करने में व्यस्त है। उसके शरीर पर एक नजर डालना ही काफी था ये समझने के लिए कि ये महिला बेहद शक्तिशाली है। लेकिन उससे भी ज्यादा लड़का इस बात से भ्रमित था कि उसका शरीर अचानक जमने क्यों लगा है।
यंग बियम कहता है कि उसके लिए सैंडवॉर्म कोई मुश्किल प्रतिद्वंदी भी नहीं है। फिर वो गिसेल को संबोधित करता है और अपनी बगल की ओर देखता है। कैप्टन मुड़कर देखता है कि ये दोनों आपस में उलझे हुए हैं। गिसेल अपने कैप्टन के प्रति चंचल और आज्ञाकारी है, लेकिन जायोन को कपड़े की गुड़िया की तरह घसीटने में उसे काफी मजा आ रहा है। एक ही पल में वो हमारे लड़के पर हावी हो जाती है और उसे जमीन पर दबोच लेती है। और यकीनन हम में से बहुत से लोग अभी इस लड़के की जगह लेना चाहेंगे। गिसेल खेल खेल में उसके रैंक और एबिलिटीज का अंदाजा लगाती है और सोचती है कि सच्चाई जानने के लिए उसे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। अजीब बात यह थी कि जायोन वास्तव में कोई अवेकनर था ही नहीं। इस तरह दबे होने पर हमारा लड़का उसकी बातों पर यकीन भी नहीं कर पाता। गिसेल उसका हाथ और मरोड़ते हुए कैप्टन को बताती है कि इस लड़के के पास कोई रैंक इंसिग्निया ही नहीं है। जायोन भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि शायद ये लड़की अंधी है, क्योंकि हर अवेकनर के पास एक इंसिग्निया होना चाहिए। गाड़ी से ये दृश्य देख रहा एक और टीममेट उन्हें चिल्लाकर कहता है कि जल्दी करो। गिसेल कैप्टन से राय मांगती है और बताती है कि अगर वे इस लड़के को यहाँ मरने के लिए छोड़ दें तो ये अजीब होगा। वैसे हमारे लड़के की भी अपनी शिकायतें हैं, क्योंकि क्या यही लड़की नहीं थी जिसने अभी उसका हाथ लगभग तोड़ दिया था। यंग बियम लड़के की आंखों में आंखें डालकर उसे देखता है और फिर गिसेल को आदेश देता है कि उसे पीछे फेंक दो, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो माइन की ओर जा रहा था। और फिर अगले दृश्य में हमारी टूटी फूटी सवारी एक शोरगुल करने वाले समूह से भरी हुई दिखाई देती है। यंग बियम की टीम बिल्कुल भी शांत स्वभाव की नहीं है, वे काफी हंगामा कर रहे हैं। इस बीच हमारे लड़के को पीछे धकेल दिया जाता है और सामान की तरह बांध दिया जाता है। वो उनकी बातें सुनता रहता है। तभी रेत वाहन के अंदर बहने लगती है। वास्तव में ये जायोन ही था जो रेत के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा था, जिससे ये पुष्टि हो गई कि उसकी पावर्स सचमुच जाग चुकी है। साथ ही वो ये भी नहीं समझ पा रहा कि कोई उसका रैंक इंसिग्निया क्यों नहीं देख पा रहा, और जब वो खुद उसे देखता है तो उसे भी वो निशान अजीब लगता है। उसका रंग नारंगी दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो रेत के रंग से मेल खाता है। किसी मार्ग से निकलने वाली रोशनी हमेशा अवेकनर की क्लासिफिकेशन को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में मैजिक टाइप्स की क्लासिफिकेशन आमतौर पर नीली होती है, कॉम्बैट मेनियक्स की ओरिएंटेशन लाल होती है, और हालांकि अन्य प्रकार के अवेकनर्स के बारे में जानकारी मौजूद है, लेकिन जायोन ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना था जो रेत को नियंत्रित कर सकता हो, जबकि वो स्वयं इस समय ये काम आसानी से कर रहा था। ये पूरी तरह अनोखी शक्ति थी। दुर्भाग्य से वो ये भी जानता है कि उसका रैंक F है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके पास इन्फिनिट पोटेंशियल है जो उसे रेगिस्तान की तरह खुद को ढालने की क्षमता देता है। हमारा लड़का अपनी शक्ति से खुश है और सही समय आने तक इसे छिपाकर रखना चाहता है, क्योंकि अंततः वो अपनी इच्छा के अनुसार पूरे रेगिस्तान को नियंत्रित कर सकेगा और उसके विस्तार के रूप में पूरे ग्रह पर भी प्रभुत्व जमा सकेगा, जिससे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो नायक है या खलनायक। खैर, वे आखिरकार खूबसूरत मैजिक क्रिस्टल माइन पर पहुंचते हैं। जायोन एक चेक पॉइंट को देखता है और बुदबुदाता है कि सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। एक आदमी उसे आदेश देता है कि बिना कुछ बोले उसके पीछे चलता रहे, इसलिए लड़के के पास उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। दूर से ये दृश्य देख रहे गिसेल और यंग बियम कहते हैं कि उन्हें इस लड़के के बारे में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ये तथ्य कि वो अकेला जीवित बचा है केवल किस्मत माना जा सकता है, लेकिन कैप्टन इस विचार को पूरी तरह खारिज कर देता है। दरअसल जब वो पहले आसपास देख रहा था तब उसने सैंडवॉर्म के शरीर के एक तरफ मौजूद बड़ा छेद देखा था, जिसका मतलब था कि ये लड़का निश्चित रूप से इस घटना में शामिल है। यंग बियम को इस बात का अफसोस भी नहीं है कि उसने लड़के का नाम तक नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी राहें फिर से जरूर टकराएंगी। अगले दृश्य में कहानी थोड़ा मोड़ लेती है। आमतौर पर माइंस सुरंगों से भरी होती है, लेकिन यहाँ लोग इधर उधर घूम रहे हैं और उत्सव का आनंद ले रहे हैं। जियो ने ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। इस बीच उसे संभालने वाला आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो जल्द ही सुपरवाइजर को बुलाने वाला है, इसलिए लड़का वही रुका रहे। हमारा लड़का बिल्कुल खुश नहीं है कि उसे ऐसी जगह पर अकेला छोड़ दिया गया है। वो आदमी यह तक कहता है कि क्या उसे उस पर एहसान करते हुए उसके सिर में एक गोली डाल देनी चाहिए। बड़बड़ाता हुआ वो वहां से चला जाता है और लड़के को जो चाहे करने की छूट दे देता है।
क्योंकि उसके हिसाब से अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बातचीत को एक तरफ रखते हुए जियोन समझता है कि उसे कुछ खाना होगा, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक दुकान ढूंढ लेता है। उसी समय जियोन दीवार पर लगे एक पोस्टर को देखता है जो मजदूरों से शहर को रोशन करने की अपील कर रहा था। दुकानदार उसे एक पेय देता है और पूछता है कि क्या ये एक प्रेरणादायक आंदोलन है। उस आदमी के हाथ खुरदरे थे और उन पर हर तरफ निशान पड़े हुए थे। वो बताता है कि शहर का असली ऊर्जा स्रोत मना स्टोन्स नहीं है। जियोन, जिसे समझ नहीं आ रहा कि ये बातचीत किस दिशा में जा रही है, असली ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछता है। वो आदमी लड़के की ओर इशारा करते हुए जोर देता है कि उसी जैसे लोग, जियोन जैसे लोग, वास्तव में शहर के असली ऊर्जा स्रोत है। उन्हें हमेशा जो कहा जाता है वही करना पड़ता है और उनकी जगह लेने के लिए हमेशा दूसरे लोग भी मौजूद रहते हैं। इसलिए वे वास्तव में एक शानदार और अंतहीन ऊर्जा स्रोत है। हमारा लड़का चिढ़ जाता है कि ये आदमी पहली ही मुलाकात में उसकी इतनी बुरी तरह खिल्ली उड़ा रहा है और जवाब देता है कि इस बूढ़े को अपनी बची हुई जिंदगी की चिंता करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी लड़के को समझाता है कि उसकी उम्र में हर चीज दिलचस्प लगती है। साथ ही उसे किसी तरह जियोन के सैंडवर्म के शरीर के अंदर जाने के बारे में भी पता है, जिससे लड़का और भी हैरान हो जाता है। बूढ़ा आगे कहता है कि उसके जैसा लड़का जल्द ही फिर किसी सैंडवर्म के पेट में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई बच्चा छिपकर रह सके। जायोन अपना बचाव करते हुए कहता है कि वो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आया है, जबकि ये बूढ़ा आदमी पीछे की ओर इशारा करता है ताकि उसे कुछ ऐसा दिखा सके जो उसकी आंखें खोल दे। पीछे क्या है? बस कबाड़ का एक ढेर। जायोन बात नहीं समझ पाता, इसलिए दुकानदार समझाता है कि उसने वो सारा सामान एक एक करके इकट्ठा किया है और फिर वो असली बात बताता है। दरअसल वे उन सभी लोगों के अवशेष हैं जो उससे पहले यहाँ आए थे और उसी हकीकत का सामना कर चुके थे जिसका सामना ये लड़का भी करने वाला है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति माइंस में जाने के लालच का विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन मना स्टोन्स का आकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई खुद को रोक नहीं पाता। सबसे भयानक मौत के डर से ये नए लोग जीवित रहने के लिए अपनी हर चीज बेचने लगते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश में अपनी आत्मा के हिस्से तक बेच डालते हैं। लेकिन आखिर में इनमें से किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके लिए कुछ भी बेहतर नहीं होता और जो कुछ वे इकट्ठा करते हैं वह भी अंततः उनसे छिन जाता है। उन सभी का अंत एक जैसा होता है, इसलिए अब उसे सीधे लोगों से कह देना आसान लगता है कि माइन उन्हें निगल जाएगी। ये हरामी इतनी हिम्मत से कहता है कि जायोन जैसे चूहे और उससे पहले आए लोग अपना नाम तक पीछे नहीं छोड़ पाएंगे और वो लड़के की मौत के बाद उसके अवशेष देखने के लिए उत्साहित है। उसकी बकवास को झुंझलाहट के साथ नजरअंदाज करते हुए जायोन कीमत पूछता है। बूढ़ा आदमी 10 सॉल मांगता है और ये रकम इतनी बेतुकी थी कि जायोन उस पर चिल्ला उठता है। जाहिर है यहाँ हर संसाधन बहुत महंगा है, यहाँ तक कि वो सींक वाला मांस भी जो उसने पहले खाया था। जायोन मांस की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करता है और बताता है कि उसके पास उतने पैसे हैं ही नहीं जितने बूढ़ा मांग रहा है। जब वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा होता है कि वे उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसे ये एहसास भी नहीं होता कि आसपास मौजूद दूसरे कसाई और मजदूर उसे काट डालने के लिए हथियार निकाल चुके हैं। हाँ, वे इतने निर्दयी हैं। जायोन लगातार कहता रहता है कि वो एक पैसा भी नहीं देगा। तभी एक आदमी पीछे से उसके पास आ जाता है। एक पल के लिए मौत का डर हमारे लड़के पर हावी हो जाता है, जबकि बूढ़ा आदमी उससे एक पहेली पूछता है कि उसके जैसा बूढ़ा आदमी इतनी खराब जगह में व्यापार कैसे चला रहा है। इसका जवाब यह है कि यहाँ सब भ्रष्ट है। जायोन पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि उसके सामने 1 दर्जन से भी अधिक आदमी खड़े हैं जो उसके शरीर को टुकड़ों में काटने के लिए तैयार है। किसी माफिया बॉस की तरह व्यवहार करते हुए बूढ़ा आदमी मनोरंजन के साथ पूछता है कि अब ये लड़का क्या करेगा। जायोन गरज कर कहता है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है और एक पेय के बदले इतनी रकम मांगना बेमानी है। बातचीत में अपनी बढ़त बनाए रखते हुए बूढ़ा आदमी खुशी से एक समाधान सुझाता है। उसकी नजर जायोन की जेब में रखे मना स्टोन पर जाती है और वह मानता है कि वही एक उचित भुगतान होगा। हमारा लड़का डर जाता है कि उसकी हरकतों की खबरें इतनी तेजी से फैल चुकी है। वो बदमाश लगातार उसे मना स्टोन सौंप देने के लिए उकसाता रहता है और कहता है कि वो उसके बदले उचित कीमत भी देगा।
जायोन सख्ती से मना कर देता है और कहता है कि इस स्टोन को पाने के लिए उसे नर्क जैसी मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। वो बूढ़े आदमी से बात करके मामला सुलझाना चाहता है, लेकिन साफ है कि उसकी बातों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अगले ही पल एक हटा कट्टा आदमी उसका सिर पकड़कर मेज पर दे मारता है और यहाँ तक कह देता है कि इस लड़के को दफना देना चाहिए। गुस्से में जायोन अपने दिमाग में सैंड ब्लास्टर सक्रिय करता है और सोचता है कि उस आदमी का हाथ उड़कर हवा में चला गया। गलत आदमी से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। वही हाथ जाकर उन लोगों के हाथों में गिरता है जो जायोन को मारने के लिए तैयार खड़े थे। बातों से कोई समाधान न निकलता देख जायोन अपने दिमाग में रेत के कांटे छोड़ता है और पूरे इलाके के भ्रष्ट लोगों का सफाया कर देता है। कम से कम उसके दिमाग में तो यही होता है, क्योंकि असलियत में ऐसा कोई शानदार दृश्य नहीं घटता। इसके बजाय जायोन की नाक से खून निकल रहा होता है और वह अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। आखिरकार उसे स्टोन बूढ़े आदमी को सौंपना पड़ता है और वह उसे वही सब दे देता है जो वो इस सौदे से चाहता था। बूढ़ा उस स्टोन के आकार से प्रभावित हो जाता है और अनुमान लगाता है कि इसकी कीमत लगभग 100 सोल होगी। फिर से ये एक हास्यास्पद कीमत थी, क्योंकि जायोन तुरंत जवाब देता है कि उसके आकार के हिसाब से इसकी कीमत कम से कम 300 है। लेकिन बूढ़े के पास पूरी बढ़त होती है, इसलिए वो फिर से लड़के को नीचा दिखाते हुए कहता है कि उसे यहाँ आने के बजाय सैंडवॉर्म का खाना बन जाना चाहिए था। एक और बार मेज पर पटके जाने के बाद जायोन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके निकल भागने का सोचता है, लेकिन वो जानता है कि अभी वो इतना मजबूत नहीं है कि कुछ कर सके। जायोन स्टोन के बदले कोई उचित बोनस मांगता है। बूढ़ा भ्रष्ट आदमी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी देता है कि यहाँ जेबकतरे हर चीज चुराने के लिए तैयार रहते हैं। अपने पहले सौदे के अनुसार वो अच्छा व्यवहार दिखाते हुए कहता है कि लड़का कबाड़ के ढेर में से कोई भी चीज चुन सकता है। इधर उधर तलाश करने पर हमारे लड़के को कोई खास उपयोगी चीज नहीं मिलती, और जब वो निराश हो रहा होता है तो बूढ़ा उसके व्यवहार में दिलचस्पी लेने लगता है। ये तथ्य कि लड़का एक भी सिक्का गंवाना नहीं चाहता, इस जगह में ऐसी कंजूसी कम ही देखने को मिलती है। जियोन कबाड़ में पड़े जोकर के कपड़ों से खेलता है, लेकिन फिर उसे कुछ दिलचस्प मिलता है, ऐसी चीज जिसे बूढ़ा भी एक रोचक वस्तु बताता है। हमारा लड़का अपने बोनस के रूप में एक छोटा सा आर ग्लास चुनता है, और जब वो वहां से जाने लगता है तो बूढ़ा फिर उसका मजाक उड़ाता है कि उसने कूड़े में से भी चुन चुन कर चीज ली है। बाहर निकलने से पहले जियोन बूढ़े का नाम पूछता है और वो जोर से घोषणा करता है कि उसका नाम क्लेक्सी है। हमारा लड़का उस नाम को अपने दिमाग में बसा लेता है और उम्मीद करता है कि उनकी राहें दोबारा कभी न टकराए, जो सीधे तौर पर एक धमकी जैसा संकेत था। क्लेक्सी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो वापस अपने काम में लग जाता है। अगले दृश्य में लड़का आरग्लास को ध्यान से जांच रहा होता है। जियोन को पता चलता है कि उसमें मौजूद रेत को पूरी तरह नीचे आने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। वो इस समय अपने कमरे में रह रहा है और अपनी एबिलिटीज की परीक्षा लेने के लिए गहरी सांस लेता है। फिर वो पूरा ध्यान उस आरग्लास पर केंद्रित करता है और अंदर की रेत को हिलने का आदेश देता है, लेकिन उसकी हैरानी के लिए कुछ भी नहीं होता। वो खाली प्रतिबिंब को घूरते हुए खुद को मूर्ख महसूस करता है और उलझन में पड़ जाता है कि उसकी पावर्स वास्तव में अवेकनिंग से जुड़ी भी है या नहीं। उसकी पूरी एबिलिटी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को इसका उपयोग करते नहीं देखा। लेकिन अजीब बात यह है कि जियोन को उस जंकयार्ड के बारे में कुछ अलग महसूस हो रहा है। वहां रखा ये आर ग्लास उसे ऐसा महसूस कराता है मानो उसे जानबूझकर वहां रखा गया था, जैसे वो किसी नई भावना के साथ उसे बुला रहा हो। इससे पहले कि वो अपनी भावनाओं को समझ पाता, एक मूर्ख आदमी दरवाजे को लात मारकर खोल देता है और पूछता है कि क्या वही नया लड़का है जिसे यहाँ लाया गया था। तुरंत ही जियोन को गालियां दी जाती है और इस बात पर डांटा जाता है कि वो अभी तक माइन पर क्यों नहीं पहुंचा। मनहो को किसी बात की परवाह नहीं है। जियोन सम्मान के साथ अपना नाम लेने की गुजारिश करता है और कहता है कि उससे ठीक तरह से पेश आया जाए, लेकिन जवाब में उसे सीधा चेहरे पर अपरकट पड़ता है और वो दूर जा गिरता है। मनहो दूसरा मुक्का तैयार करता है और उसे सीधे लड़के के पेट में मारता है, साथ ही आदेश देता है कि वह चुप रहे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जियोन को इंसानी मांस के टुकड़े की तरह पैरों तले भी रौंदा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इस गुंडे के अहंकार को ठेस पहुंचा दी थी। मनहो उसे एक अनअवेकन लूजर कहता है जिसके अंदर बहुत एटीट्यूड है।
और कहता है कि उसके जैसे लोगों को चुपचाप रहना चाहिए और जिंदा रहने के लिए मार खा लेनी चाहिए। एक बच्चे को पीटकर संतुष्ट होने के बाद वो जियोन को जल्दी से उसके पीछे आने का आदेश देता है। हमारा लड़का बिना डरे उठ खड़ा होता है। सबसे पहली बात जो वो कहता है वो ये कि मनहो एक साइकोपैथ है और चाहे कुछ भी हो जाए किसी दिन वो उसे जरूर मार डालेगा। मजेदार बात यह है कि वो जैसे उन लोगों की पूरी हिट लिस्ट बना रहा है जिन्हें वो भविष्य में खत्म करने वाला है। माइन के प्रवेश द्वार के तीसरे सेक्टर में जायोन को मुख्य कार्य क्षेत्र में लाया जाता है और जल्दी से काम के लिए तैयार किया जाता है। उसे पहले ही बता दिया जाता है कि भोजन और उपकरणों का खर्च उसकी मजदूरी से काट लिया जाएगा और उसका मुख्य काम एक कुत्ते की तरह मना स्टोन्स इकट्ठा करना है। शुरुआत में हमारे लड़के को लगता है कि ये एक आसान काम है, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरा सवाल पूछ पाता, मनहो की पिकैक्स उसके हेलमेट को तोड़ देती है। यह आदमी साफ कर देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़के को पिकैक्स चलानी आती है या नहीं, और हेलमेट का खर्च भी उसकी मजदूरी से काट लिया जाएगा। इसके बाद मनहो अपने अधीनस्थ को आदेश देता है कि जायोन को शाफ्ट नंबर 972 में फेंक दिया जाए, जिसे सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। जायोन को अब किसी चीज की ज्यादा परवाह नहीं रह गई है और वो बस आदेश मान लेता है, जबकि उसका घटिया मैनेजर जोर देकर कहता है कि अगर वो मना स्टोन लेकर वापस नहीं आया तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। इस नरक जैसी माइन में इससे बुरी नौकरी शायद ही कोई हो सकती है। यहाँ तक कि उसे ले जा रहा अधीनस्थ भी बताता है कि ये सबसे खराब जगह है। हालात और भी बदतर इसलिए है क्योंकि जायोन उसी दिन यहाँ आया है जिस दिन मनहो जुए में अपने पैसे हार गया था। ये सुनकर हमारा लड़का हैरान रह जाता है कि इस इलाके में कैसीनो भी मौजूद है। उसका साथी बताता है कि यहाँ लगभग हर चीज उपलब्ध है, बिल्कुल नियो सेउल की तरह। जायोन सोचता है कि मनहो जैसे मस्खरों के रहते ऐसे व्यवसायों का चलना तय है। उसे ये भी नहीं पता कि वो पिकैक्स चला पाएगा या नहीं, क्योंकि उसकी त्वचा इतनी मुलायम है कि जल्दी चोट लग जाती है। लेकिन उसका नया साथी उसे भरोसा दिलाता है कि नीचे जाकर चोट लगने की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सुरंग में एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, एक भी नहीं। ये एक अशुभ चेतावनी जैसी लगती है, लेकिन आखिरकार वे निर्धारित सुरंग तक पहुंच जाते हैं। हमारा लड़का पूछता है कि क्या उसे केवल मना क्रिस्टल्स निकालने हैं, लेकिन वो आदमी तुरंत उसकी बात काटते हुए कहता है कि वो वास्तव में वापस लौटने वाला ही नहीं है। आखिर यहाँ रहते हुए 1 दर्जन से अधिक लोग गायब हो चुके हैं। इस समय 4 लोग तो उसकी जान बचने पर शर्त भी लगा रहे हैं। किसी को ये तक नहीं पता कि बाकी लोग मरे या नहीं, लेकिन ये आदमी केवल माफी और धन्यवाद ही दे सकता है कि वो इतनी खतरनाक जगह में जाने वाला है जहाँ कोई इंसान टिक नहीं सकता। जायोन उस पर चिल्लाता है और समझ जाता है कि बाकी सभी लोग मर चुके हैं। वो जवाब चाहता है, लेकिन वो आदमी सचमुच उसे मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। उसकी ये हरकत जायोन को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये हमारे लड़के को और अधिक दृढ़ कर देती है कि वो इस जगह को पूरी तरह खोद डालेगा। वो इस बात से गुस्से में है कि केवल अपने गुस्से के कारण उन्होंने उसे यहाँ मरने के लिए भेज दिया। दुर्भाग्य से पहली ही चोट के साथ पिकैक्स टूट जाती है और उसके हाथ से छूटकर दूर दूसरी तरफ जा गिरती है। बेबस होकर जायोन उसे पकड़ने की कोशिश करता है और साथ ही सोचता है कि आखिर वो इस नरक जैसी जगह में जीवित कैसे रहेगा। पहले वो इतना गुस्से में था कि ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन सुरंग के इस हिस्से में मना की मात्रा बेहद घनी थी। इससे वो सोचने लगता है कि शायद दूसरे लोग इसे महसूस ही नहीं कर पाते थे क्योंकि वे अवेकन नहीं थे। मना की सघनता इतनी अधिक थी कि जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया वो उस पर हावी होने लगी। इससे ये भी साबित हो गया कि कोई सामान्य व्यक्ति अब तक मना ओवरसैचुरेशन का शिकार हो चुका होता। मना के स्रोत का पता न होने के बावजूद जायोन अपनी पिकैक्स ढूंढ लेता है जो उसके हैंडल से टूटी हुई दिखाई देती है। उसे बस उसे वापस पाकर खुशी होती है और जैसे ही वो अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करने लगता है, उसका पैर अचानक एक गहरी खाई जैसे शून्य पर पड़ जाता है और वो डर से सन्न रह जाता है। वो अथाह अंधकार उसे अपनी ओर खींचने लगता है और जायोन अचानक प्रकट हुए एक पोर्टल को देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसका हेलमेट भी टूटे हुए पिकैक्स के पास ही एक तरफ जाकर गिरा था। इसके बाद कहानी उसके अतीत के एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां उसने बेहद दुख भरी जिंदगी बिताई थी। उसके आसपास के सभी लोग उससे कहते थे कि वो मर जाएगा।
उस छोटे लड़के को केवल अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने और पेट भर खाना खाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और कई बार मार खानी पड़ती थी। जब भी वो कोई सपना देखता, दूसरे लोग उसे कुचल देते। आखिरकार उसने एक व्यक्ति को मार भी दिया और डर तथा अपराध बोध से भर गया, ये सोचकर कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लड़का जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, ताकि ऐसी जिंदगी पा सके जहां उसे हर समय मरने की चिंता न करनी पड़े। ली जियांग का नाम लगातार उसका पीछा करता रहा। वापस जायोन की ओर लौटते हैं, जहां पोर्टल से गिरने के बाद वो बेहोशी जैसी हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। खुद को संभालते हुए वो उठता है और सोचता है कि ये जगह इतनी गर्म क्यों लग रही है। आसपास फैली राख को देखते ही वो अपनी किस्मत को कोसता है, क्योंकि ये जगह सीधे उसे एक आग से भरे खतरनाक डंजन में ले आई थी। एक पत्थर लुढ़कता हुआ जायोन के पास आता है। वो उसे पकड़ता है, लेकिन तुरंत महसूस करता है कि वो बेहद गर्म है। वो तुरंत उसे फेंक देता है और उसे कोसने लगता है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है। अच्छी बात यह है कि न्यू सोल के लोगों को डंजन में उतरने का अनुभव पहले से है। उसका हाथ अभी झुलस चुका है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये ज्वालामुखी राख है। दूसरे शब्दों में, अगर जायोन जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वो अपनी पैंट का एक टुकड़ा फाड़कर अपने मुंह पर बांध लेता है और सोचता है कि यदि इस डंजन का प्रवेश द्वार है तो इसका निकास भी कहीं न कहीं अवश्य होगा। उसका मुख्य संदेह ज्वालामुखी के सबसे ऊंचे बिंदु पर है, जहां से विस्फोट हो रहा है। इस जगह पर रुकना निश्चित मृत्यु के समान है। ज्वालामुखी राख उसका दम घोंट देगी, इसलिए आसपास कोई मॉन्स्टर न होने के कारण यही उसके लिए सबसे छोटा और सबसे अच्छा रास्ता है। इस विश्वास के साथ वो पूरी गति से दौड़ पड़ता है और खुद को महान जायोन कहकर उत्साहित करता है। वो व्यक्ति जो किसी भी बाधा के सामने हार नहीं मानता, वो चाहे जितनी बड़ी बातें कर ले, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही वो गर्म लावा से मुश्किल से बच पाया था। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब टूटी हुई जमीन उसके नीचे से टूट जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। जायोन केवल इसलिए बच पाता है क्योंकि उसके हाथ किसी तरह किनारे को पकड़ लेते हैं और वो गर्म लावा में गिरने से बाल बाल बच जाता है। फिर भी वो जबरदस्ती आगे बढ़ता रहता है और घोषणा करता है कि थोड़ा सा लावा उसे डरा नहीं सकता। लेकिन एक बार फिर वो मुश्किल से जान बचा पाता है और एक और मौत के करीब पहुंचने वाले अनुभव के बाद हांफने लगता है। डर के बजाय उसके अंदर निराशा और गुस्सा भर जाता है। उसका सारा गुस्सा मनहो पर केंद्रित है, उसी हरामी पर जिसने उसे यहाँ किसी बेकार बोझ की तरह फेंक दिया था। जायोन खुद से वादा करता है कि यदि वह यहाँ से जीवित निकल गया तो अपने नंगे हाथों से मनहो को मार डालेगा। लेकिन अपने गुस्से पर काबू पाने के बाद उसके मन में केवल एक संकल्प बचता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे जीवित रहना है। वो ऐसा लड़ाका है जो किसी भी हालत में हार मानकर नीचे नहीं पड़ा रहना चाहता। अपनी वर्तमान स्थिति से उसे केवल 4 और छलांगे लगानी है और वो सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाएगा, जहां से वो निश्चित मृत्यु से बच सकता है। हर कदम के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय वो बिना किसी झिझक के आगे बढ़ने का फैसला करता है। आखिर वो अपनी जिंदगी को इस घटिया डंजन में सड़ने देने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं नहीं रुकूंगा, ये शब्द उसके भाग्य को तय करने वाले बन जाते हैं। और जैसे ही इस लड़के के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है, गॉडजिला के किसी छोटे रिश्तेदार जैसा एक विशाल जीव लावा से बाहर निकलता है और उसे निगलने के लिए झपट पड़ता है। वो क्रीचर सफलतापूर्वक उसे अपने मुंह में दबोच लेता है और फिर दोबारा उबलते हुए लावा में जा गिरता है। दिलचस्प बात यह है कि ये विशाल मगरमच्छ जैसा जीव ऐसे आगे बढ़ता रहता है मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक ऊपर लटकी हुई एक चट्टान की ओर जाती है। जियोन वास्तव में बच गया था। वो किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच गया था और अपनी पावर्स की मदद से पूरी ताकत लगाकर चट्टान से लटका हुआ था। अच्छी बात यह थी कि इस कठिन मुठभेड़ ने उसे ये सिखा दिया था कि वो कुछ हद तक वोल्केनिक ऐश को भी नियंत्रित कर सकता है और इसी वजह से अभी उसकी जान बच पाई थी। वो नीचे उतरकर मॉन्स्टर की थूथन के पास पहुंचता है और इतनी भीषण गर्मी से लगभग बेहोश होने लगता है। ये डंजन बेहद कठोर है। यहाँ का केवल वातावरण ही उन मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा खतरनाक है जिनका सामना उसे करना पड़ रहा है। मौजूदा हालात में जायोन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसकी नाक अंदर से जल रही हो, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। उसकी चेतना डगमगा रही है
और बची खुची होश की झिलमिलाहट के बीच मौत का विचार न जाने कितनी बार उसके मन में आता है। हार मानने से इनकार करते हुए और अपने इरादे को मजबूत बनाते हुए वो फिर से खड़ा हो जाता है और खुद को अपनी ही कही बात याद दिलाता है। उसकी प्रेरणा यह है कि उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, इसलिए यहाँ मर जाना उसके साथ न्याय नहीं होगा। जियोन वोल्केनिक ऐश को नियंत्रित करता है और अगला कदम उठाने से पहले मन ही मन अपने अंकल से माफी मांगता है। विशाल मॉन्स्टर दूसरी बार हमला करने के लिए लावा से बाहर निकलता है। हमारा लड़का जीवित रहने के लिए अपनी पूरी क्षमता से जवाबी कार्रवाई करता है। तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ती है जो उसकी अनोखी एबिलिटी की प्रशंसा कर रही होती है। जियोन उस व्यक्ति की आवाज सुनकर चौंक जाता है, जबकि वही आवाज उसकी सैंड मैनिपुलेशन एबिलिटी में गहरी रुचि व्यक्त करती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आसमान से उतरता है और उसकी जान बचाने के लिए सामने आ जाता है, मानो स्वर्ग से भेजा गया कोई वरदान हो। नीचे उतरने से ठीक पहले वो बूढ़ा अपनी तलवार पकड़ लेता है, जिससे जियोन स्तब्ध रह जाता है। वो आदमी अविश्वसनीय गति से नीचे गिरता है और सीधे मॉन्स्टर के शरीर पर भयंकर प्रहार करता है। केवल उसी एक हमले से शक्तिशाली शॉकवेव्स पैदा हो जाती है और लावा का प्रवाह तक बदल जाता है। हर दिशा में मलबा उड़ने लगता है और जियोन लगभग उस प्रभाव में समाप्त हो जाता है। हमारा लड़का केवल उस टक्कर की ताकत से कांप उठता है। उसके कानों के पर्दे फट जाते हैं और उसकी इंद्रियां सुन पड़ जाती है। आगे देखकर वो बूढ़े आदमी और मॉन्स्टर की स्थिति को देखता है और पाता है कि क्रीचर 2 हिस्सों में कट चुका है। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण शक्तिशाली अवेकनर नहीं था। ये आदमी पूरी तरह अलग स्तर का था, मानो इस दुनिया का गोजो हो। वो व्यक्ति आराम से एक और कदम बढ़ाता है। उसका हर कदम जमीन को झकझोर देता है। जियोन उसकी शक्ति को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है, जबकि अवेकनर उससे उसका नाम पूछता है। जब लड़का जवाब नहीं देता तो वो उसके सामने एक दुविधा खड़ी कर देता है और कहता है कि अगर उसने 3 तक गिनती पूरी होने से पहले जवाब नहीं दिया तो बुरा होगा। बूढ़ा आदमी तैयारी करते हुए गिनती शुरू करता है और जैसे ही गिनती 1 पर पहुंचती है, वो लड़के के ऊपर किसी भूत की तरह मंडरा रहा होता है। आखिरकार वो जियोन के साथ कुछ नहीं करता और पूछता है कि लड़का इतना डरा हुआ क्यों दिख रहा है। वास्तव में हमारे लड़के को उसके कानों के पर्दे फट जाने के कारण उसकी आवाज ठीक से सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके शरीर पर चोटों का ढेर लग चुका था, लेकिन बूढ़ा ये बात नहीं समझ पाता। अवेकनर अपनी तलवार निकालता है और सोचता है कि यदि लड़का बात नहीं करेगा तो उसे यही काट देना चाहिए। तभी लड़के की सुनने की क्षमता वापस आती है और वो घबरा जाता है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और दया की भीख मांगता है। ये सुनकर अवेकनर खुश हो जाता है, क्योंकि कम से कम लड़का पूरी तरह खोया हुआ मामला नहीं है। वो फिर से उसका नाम पूछता है और लड़का जवाब देता है कि उसका नाम जियोन है। ये आदमी इतना अजीब है कि वो हमारे लड़के के नाम को दयनीय कहकर उसका मजाक उड़ाता है, जिससे जियोन सोचने लगता है कि आखिर इस आदमी का अपना नाम क्या है जो इतना घमंड दिखा रहा है। उसी समय ये अत्यधिक शक्तिशाली बूढ़ा एक विशाल चट्टान को चूर चूर कर देता है और बताता है कि उसका नाम डायोटिन है। हालांकि उसने अपना नाम बता दिया, लेकिन हमारे लड़के को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये बूढ़ा आखिर कर क्या रहा है। अवेकनर उलझन में पड़ जाता है और लड़के से स्पष्ट रूप से बात करने को कहता है। तब जियोन चिल्लाकर कहता है कि उसे बेवजह मूर्ख कहा जा रहा है और धमकाया जा रहा है। वो ये भी मानता है कि उसकी जान बचाने के लिए वो आभारी है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उसे एक बार फिर मूर्ख कहकर डायोटिन समझाता है कि लड़का किसी प्रकार के जाल में फंस गया है। अपमान को नजरअंदाज करते हुए जियोन उससे विवरण पूछता है और जानता है कि स्नेर वास्तव में एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब डंजन के अंदर मना की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। डंजन को ढहने से बचाने के लिए वो स्वयं एक अतिरिक्त प्रवेश बिंदु बना देता है ताकि उस दरार से मना बाहर निकल सके। दूसरे शब्दों में उसी प्रक्रिया के माध्यम से वो आसपास के जीवित प्राणियों को भी अपनी ओर खींच लेता है। यही एक स्नेर कहलाता है। डायोटिन जोर देकर कहता है कि ज्यादातर लोगों को कभी ये अनुभव करने का मौका नहीं मिलता कि ये कैसा होता है, इसलिए लड़के की किस्मत सबसे बुरी किस्मतों में से एक होगी। इससे जायोन के मन में मनहो को मार डालने की इच्छा और भी बढ़ जाती है।
अवेकनर एक बार फिर उसे मूर्ख कहता है, जिससे लड़का और भी नाराज हो जाता है। अपना चेहरा अजीब तरीके से बनाते हुए डायोडन उसे दिखाता है कि वह उसे मूर्ख क्यों कह रहा है और उसे अपनी मना को अपनी आंखों में केंद्रित करने के लिए कहता है। जायोन पहले समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर वो वास्तव में ऐसा करता है और अपनी मना को आंखों में इकट्ठा कर लेता है। इसका उद्देश्य मना का उपयोग करके देखना था, जिससे वो उन चीजों को देख सके जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। जो कुछ उसके सामने प्रकट होता है उसे देखकर वो डर जाता है, जबकि डायोडन खुश होता है कि लड़का आखिरकार समझ गया है कि वो किस चीज का सामना कर रहा है। जिस मैजिक बीस्ट को उसने देखा था वो स्टेल्थ एबिलिटीज वाला एक क्रीचर था, जो अपने शिकार को ये समझने से पहले ही खत्म कर सकता था कि उस पर हमला हुआ भी है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा लड़का निगले जाने वाला था। वही क्रीचर पूरे समय उसके सामने मौजूद था। फिर भी जायोन खतरे का एक संकेत तक महसूस नहीं कर पाया था। वैसे पहले जब डायोडन ने उस चट्टान को काटा था, तब वो वास्तव में इस दूसरे मॉन्स्टर को मार रहा था, क्योंकि यदि बूढ़े आदमी की मदद न होती तो हमारा लड़का ये जाने बिना ही मर जाता कि उसे मारा किसने। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी ने उसकी जान दूसरी बार बचाई थी, और इससे ये सवाल उठता है कि आखिर वो कितना शक्तिशाली है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए लड़का बेताबी से डायोडन की असली पहचान पूछता है, लेकिन वो फिर से उसे मूर्ख कहकर डांट देता है और कहता है कि वो बस डायोडन है। जायोन उस अत्यधिक शक्तिशाली बूढ़े पर चिल्लाता है और पूछता है कि वो इतना मजबूत कैसे है। जब वो ये भी पूछता है कि वे आखिर कहाँ हैं, तो डायोडन उसे बताता है कि वे एक डंजन के अंदर है। बूढ़ा आदमी इस झुलसा देने वाली जगह को अपना हंटिंग ग्राउंड बताता है और लड़के से ध्यान से देखने को कहता है, क्योंकि वो अब उसे दिखाने वाला है कि वो क्या कर सकता है। वो थका हुआ दिखने वाला आदमी अपनी तलवार निकालता है और क्रेयोन चिल्लाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, पूरे क्षेत्र में शॉकवेव्स फैल जाती है और जायोन को अपने कान ढकने पड़ते हैं। शुरुआत में उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वो चारों ओर देखता है तो पता चलता है कि डंजन वास्तव में आग जैसे पक्षी मॉन्स्टर से भरा हुआ है, जो हर दिशा में उड़ रहे हैं। डायोडन ये दृश्य देखकर उत्साहित हो जाता है और हमारे लड़के से कहता है कि अब उसे खुद ही जीवित रहने का तरीका ढूंढना होगा। जायोन अचानक जीवन और मृत्यु की स्थिति में फंस जाता है और बूढ़े आदमी को कोसने लगता है। वो इधर उधर देखता है और सोचने की कोशिश करता है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि वो पूरी तरह घिर चुका है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। मॉन्स्टर्स इतनी तेजी से चलते हैं कि वो उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाता और न ही समय पर उनके हमलों से बच सकता है। वे लगातार छोटे छोटे हमले करते रहते हैं और उसके कपड़ों को धीरे धीरे फाड़ते जाते हैं। जायोन को बच निकलने का कोई उपाय नहीं सूझता और वो सोचने लगता है कि ये क्रीचर्स बार बार केवल उसके बाएं हिस्से को ही क्यों निशाना बना रहे हैं। वो ऊपर देखता है और उड़ते हुए बीस्ट्स पर रेत से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वे आसानी से उसके हमलों से बच जाते हैं और बदले में कई वार कर देते हैं। हमारे लड़के को लगता है कि वो उस बूढ़े आदमी के सामने पूरी तरह बेकार है। वो अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथों को ऊपर उठाता है, क्योंकि हर दिशा से हमले आ रहे होते हैं। जायोन को एहसास होता है कि यदि वो यूं ही कुछ किए बिना खड़ा रहा तो जल्द ही मर जाएगा। उसे ये सोचकर शर्म आती है कि बूढ़े आदमी द्वारा 2 बार बचाए जाने के बाद भी वो मर सकता है। तभी उसे वो दृश्य याद आता है जब बूढ़ा आदमी उसके सामने आया था और उसे पुकारा था। जायोन कोशिश करता है कि डायोडाइन क्या कह रहा है वो सुन सके, लेकिन उसके कानों में इतनी तेज आवाज गूंज रही होती है कि वो ठीक से सुन नहीं पाता। उसे याद आता है कि बूढ़े आदमी ने उससे कहा था कि अपनी आंखों पर निर्भर रहने के बजाय मना के माध्यम से देखना सीखो। खुद को दयनीय लूजर कहते हुए भी वो हार मानने से इनकार कर देता है और ऐसे दुश्मनों को महसूस करने का तरीका खोजने लगता है जिन्हें उसकी आंखें नहीं पकड़ पा रही है। वो धीरे धीरे अपनी मना को आंखों में इकट्ठा करता है और उसकी शुद्धता को कदम दर कदम बढ़ाने की कोशिश करता है। वो पूरी एकाग्रता से मना के प्रवाह को महसूस करने का प्रयास करता है, ठीक वैसे ही जैसे बूढ़े आदमी ने बताया था, और इस बार ये सफल हो जाता है क्योंकि वो बीस्ट्स के भीतर मौजूद मैजिक पावर को महसूस करने लगता है। अब वो उन्हें ट्रैक कर सकता है और जैसे ही उनकी मना उसकी पहुंच में आती है, वो सबसे नजदीकी बिंदु पर हमला करता है और आखिरकार उन 2 लावा बर्ड्स को मार गिराता है जो लगातार उसे निशाना बना रहे थे।
इस बीच बूढ़ा आदमी कई बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो इस लड़ाई का पूरा आनंद ले रहा है। वो टिप्पणी करता है कि उसे याद भी नहीं कि पिछली बार वो किसी लड़ाई में इतना उत्साहित कब हुआ था। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और एक शक्तिशाली मुक्का जड़ देता है। विशाल मगरमच्छ जैसे मॉन्स्टर को एक ही वार में 2 टुकड़ों में चीर देता है। जैसे ही बूढ़ा उस प्राणी को खत्म करता है, वो कहता है कि अफसोस की बात है कि ये मॉन्स्टर उसके लिए एक सही मुकाबला भी नहीं था। उसकी आवाज में निराशा झलकती है क्योंकि उसे लड़ाई से वो रोमांच नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। फिर वो आह भरते हुए कहता है कि जब वो जवान था तब की तुलना में अब डंजनों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस बीच उस विशाल मगरमच्छ को इतनी आसानी से गिरते हुए देखकर जायोन को उसके लिए थोड़ा बुरा महसूस होता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि बूढ़े ने उसे इतनी सहजता से मार डाला, मानो वो कोई छोटा सा छिपकली जैसा जीव हो। वहीं दूसरी तरफ वो खुद अपनी सीमा तक पहुंच चुका है और अपनी हालत पर थकी हुई हंसी भी निकाल देता है। तभी अचानक एक शक्तिशाली शॉकवेव उससे टकराती है जिससे वो घुटनों के बल गिर जाता है और प्रभाव के कारण उल्टी कर देता है। बड़ी मुश्किल से दोबारा खड़ा होकर वो डायोडन से पूछता है कि अभी क्या हुआ। डायोडन शांत स्वर में समझाता है कि जो शॉकवेव उसने अभी महसूस की वो दरअसल डंजन बॉस की गर्जना थी। वो आगे बताता है कि हर डंजन के अंत में एक अंतिम बॉस होता है और इस डंजन का बॉस ही असली वजह है जिसके कारण वो यहाँ तक आया है। तभी ऊपर से एक विशाल ड्रेक नीचे उतरता है और बूढ़ा उसे क्रिम्सन ड्रेक के रूप में पहचान लेता है। ड्रेक शब्द सुनकर जायोन तुरंत पूछता है कि क्या इसका मतलब ये एक ड्रैगन है, लेकिन डायोडन तुरंत इनकार कर देता है। बूढ़ा ये भी कहता है कि दुर्भाग्य की बात है कि उसे असली ड्रैगन के बजाय एक बी रैंक प्राणी से निपटना पड़ रहा है। फिर भी ये ड्रेक स्पष्ट रूप से खतरनाक है क्योंकि उसके चारों ओर एक शक्तिशाली फोर्स फील्ड मौजूद है। जायोन को याद आता है कि उसने सुना था कि बी रैंक और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स में इंसानों जैसी विशेष क्षमताएं होती है। अवेकनर रैंकिंग सिस्टम के अनुसार लाल फोर्स फील्ड का मतलब क्लोज कॉम्बैट टाइप होता है, लेकिन जब वो ड्रेक के चारों ओर नीली आभा देखता है तो चिल्लाकर कहता है कि इसका मतलब ये प्राणी मैजिक टाइप है। इससे पहले कि वे और प्रतिक्रिया दे पाते, ड्रेक सीधे उनकी ओर ब्लैक फ्लेम अटैक छोड़ देता है। जायोन सदमे में जड़ हो जाता है और डर के कारण अपना नियंत्रण पूरी तरह खो बैठता है। उसी समय बूढ़ा सीधे हमले के स्रोत की ओर छलांग लगाता है और अपनी विशाल तलवार ड्रेक के सिर पर दे मारता है। ड्रेक तुरंत संभल जाता है और अपने पंजों से बूढ़े पर पलटवार करता है। डायोडन क्रेयॉन का उपयोग करके उस वार का मुकाबला करने बढ़ता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बूढ़ा ड्रेक की पकड़ में फंस जाता है। प्राणी तुरंत इस अवसर का फायदा उठाता है और नजदीक से फायर ब्रेथ छोड़ने की तैयारी करता है। हालांकि डायोडन समय रहते प्रतिक्रिया देता है और ड्रेक का मुंह जबरदस्ती बंद कर देता है, जिससे सारी लपटें उसके अंदर ही फंस जाती है। वो मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या वो दर्द महसूस कर सकता है और फिर कहता है कि चिंता मत कर क्योंकि वो अभी इसे हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत करते हुए डायोडन आगे बढ़ता है और एक बार फिर ड्रेक से भिड़ जाता है, ये घोषणा करते हुए कि आज इसका आखिरी दिन है। इस बीच जियान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। वो खुद को इस भयानक लड़ाई के बीच फंसा पाता है जहां वो ठीक से खड़े होकर अपना बचाव भी नहीं कर सकता। वो तुरंत अपनी क्षमता का उपयोग करता है और अपने पीछे रेत की एक दीवार बना देता है ताकि आने वाली शॉकवेव्स को रोक सके। वो उन दोनों पर चिल्लाता है कि अपनी लड़ाई कहीं और ले जाए और साथ ही सोचता है कि साधारण शॉकवेव्स उससे इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। दूसरी ओर बूढ़ा साफ तौर पर इस सब का आनंद ले रहा है। वो चिल्लाकर कहता है कि ये बिल्कुल किसी अम्यूजमेंट पार्क में होने जैसा महसूस हो रहा है। तभी एक और शॉकवेव जियोन की ओर बढ़ती है और इस बार वो इतनी अचानक आती है कि उसे प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिलता। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका अंत निश्चित है और वो उस प्रभाव से बहुत दूर जा फेंका जाता है। वो बुरी तरह गिरता है और उछलकर मैग्मा की ओर जा पहुंचता है, जिससे बेचारा लड़का स्तब्ध रह जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो एक ऐसे दयनीय हारने वाले की तरह मरने वाला है जिसे एक लड़की तक नहीं मिली। इसके बाद कहानी फिर बूढ़े की ओर लौटती है, जिसे हमारे लड़के के साथ क्या होता है इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। इसके बजाय वो ड्रेक को लगातार पीटता रहता है और उसे सभी बॉस मॉन्स्टर्स के लिए एक कलंक कहता है क्योंकि वो इतनी दयनीय तरह से लड़ रहा है।
लगातार अपमानों से तंग आकर ड्रेक एक और ब्रेथ अटैक चार्ज करता है। ये देखकर डायोडन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस कमजोर प्राणी के पास इतना दिलचस्प दाव भी छिपा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड मैजिक ब्रेथ हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है, अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को मिटा देता है और जितनी दूर तक जाता है उतना ही बड़ा होता जाता है। कुछ समय बाद क्रिम्सन ड्रेक आखिरकार रुक जाता है, ये मानकर कि वो पागल आदमी अब तक धूल में बदल चुका होगा। लेकिन जैसे ही उसे उसकी आवाज सुनाई देती है जो पूछ रही होती है कि क्या वह किसी को ढूंढ रहा है, बेचारे प्राणी को एहसास हो जाता है कि अब उसकी पूरी तरह से खैर नहीं है। वो दर्द भरी गर्जना करता है और पीछे मुड़ता है, केवल ये देखने के लिए कि वो आदमी आराम से उसके शरीर पर बैठा हुआ है। उसकी तलवार उसके शरीर में पूरे 1 मीटर तक धंसी हुई है और वो शांत स्वर में बताता है कि वो लंबे समय से उसकी जाति के एक प्राणी की तलाश कर रहा था। आखिरकार उसे अपने क्रेयॉन को विकसित करने के लिए क्रिम्सन ड्रेक के दिल की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए उस प्राणी को मरना ही होगा। ये कहकर वो तलवार को और भी गहराई तक धंसा देता है और जादू को उसके शरीर में फैलने देता है। विशाल प्राणी दर्द से बुरी तरह तड़प उठता है, क्योंकि तलवार उसके आर पार निकल जाती है। ड्रेक का दिल अवशोषित करने के बाद क्रेयॉन एक शक्तिशाली क्रिम्सन ऑरा के साथ चमकने लगता है। वो संतुष्टि से अपनी तलवार को देखता है, खुश कि उसने एक बार फिर अपनी सीमाएं तोड़ दी है। तभी तलवार के साथ उसका अजीब सा जुड़ाव वाला पल हमारे लड़के द्वारा बाधित हो जाता है, जो पूछता है कि वो अपनी ही हथियार से किसी पागल की तरह बातें क्यों कर रहा है। वो आदमी शायद पागल हो सकता है, लेकिन उतना ही खतरनाक रूप से शक्तिशाली भी है, क्योंकि उसने अकेले ही एक क्रिम्सन ड्रेक को हरा दिया। इस बीच ड्योडन हैरान है कि वो छोटा शरारती लड़का अभी भी जिंदा है। हमारा लड़का उसे बताता है कि उसकी हालत खराब हो गई थी और वो मौत के किनारे से रेंगकर वापस आया है। जब उसके नीचे की जमीन टूट गई और वो नीचे गिरा, तब वो वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करता रहा। इसके बजाय उसने अपनी सैंड मैनिपुलेशन का उपयोग करके एक कुशन बनाया, जिसने गिरने के प्रभाव को कम कर दिया। उसी वजह से वो इंसानी केचप बनने से बच गया। उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि हर बार हालात बिगड़ने पर मौत को धोखा देने में वो कितना माहिर हो गया है। वह ये भी जोड़ता है कि एक खास पागल आदमी की शॉकवेव से बार बार पिटने के कारण उसके रिफ्लेक्सेस काफी तेज हो गए हैं। ड्योडन इससे थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन इस समय उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और समस्या है। बूढ़ा अचानक उसकी शर्ट पकड़ लेता है, जैसे किसी अनजान छोटे बच्चे को संभाल रहा हो, और बताता है कि बॉस के मरते ही डंजन ढहना शुरू हो गया है, उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा। लेकिन हमारा लड़का समझ नहीं पाता कि इसका उससे किराने के सामान की तरह उठाए जाने से क्या संबंध है। बूढ़ा जोर से हंस पड़ता है, मानो उसने अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। हालांकि वजह मजाक नहीं, बल्कि आगे होने वाली चीज है। बिना किसी चेतावनी के वो हमारे लड़के को सामने खुली एक छोटी काली दरार में फेंक देता है और आराम से चिल्लाता है, फिर मिलते हैं। हवा में उड़ते हुए हमारा लड़का जितनी गालियां जानता है सब दे डालता है और उसे उस कमीने पाक मनहो से भी बदतर कहता है। एक सेकंड बाद वो दूसरी तरफ बाहर उगल दिया जाता है, क्योंकि ब्लैक होल जैसी दरार खुलती है और उसे कई बार रेत पर घसीट देती है। मुंह से रेत थूकते हुए और पूरी तरह भ्रमित अवस्था में वो सोचता है कि आखिर वो अब कहाँ आ गया है। ड्योडन शांत स्वर में समझाता है कि वे सतह पर है। जब किसी डंजन बॉस को हराया जाता है तो बाहर जाने के लिए दरारें खुल जाती है। ये सुनकर वो तुरंत शिकायत करने लगता है कि वे सामान्य तरीके से बाहर निकल सकते थे, उसे कूड़े की तरह फेंकने की क्या जरूरत थी। आखिरकार बूढ़े का धैर्य जवाब दे देता है और वो एक बात साफ कर देता है। वो मानता है कि लड़के की सैंड पावर्स वास्तव में काफी उपयोगी है, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वो एक कुंद चाकू से भी ज्यादा बेकार है। इसी कारण वो उसे 2 विकल्प देता है। वो दक्षिण में न्यू सोल सिटी जा सकता है और पहले की तरह एक मामूली और महत्वहीन इंसान की जिंदगी जी सकता है, या फिर वो मजेदार रास्ता चुन सकता है। उसकी देखरेख में वह एक अनजान से एक अधिक शक्तिशाली और तेज बन जाएगा। जायोन ये सुनकर उलझ जाता है और पूछता है कि उसका पीछा करने से उसका वास्तव में क्या मतलब है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कितना समय लगेगा। बूढ़ा योद्धा साफ साफ कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता। इसमें महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, या फिर दशकों का समय भी लग सकता है। भविष्य की भविष्यवाणी वह भी नहीं कर सकता।
अपनी पूरी जिंदगी बदल सकने वाले इस विकल्प के सामने जायोन खड़ा रह जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। बूढ़ा आदमी अंत में बात को सबसे कठोर तरीके से समझाता है। वो अपनी वही पुरानी और उबाऊ जिंदगी में वापस जा सकता है या फिर ऐसा रास्ता चुन सकता है जहां उसके पास जिंदगी को तेजी से आगे बढ़ाने का मौका तो होगा, लेकिन मरने की संभावना 99% होगी। लड़का पागलों की तरह हंसने लगता है और पूछता है कि क्या बूढ़ा पूरी तरह अपना दिमाग खो चुका है। जायोन फिर दिखावा करते हुए कहता है कि उसके पास लौटने के लिए एक शानदार महल है, एक आरामदायक बिस्तर है, और पूछता है कि क्या बूढ़ा सच में उम्मीद करता है कि वो ये सब छोड़कर एक बदबूदार बूढ़े आदमी के पीछे जलते हुए रेगिस्तानों में भटके, जबकि कोई निश्चितता भी नहीं है, खासकर तब जब बूढ़ा अपनी उम्र की वजह से किसी भी समय मर सकता है। बूढ़ा केवल हाँ में जवाब देता है और साफ कर देता है कि उसे जायोन से बिल्कुल यही उम्मीद है। हमारा लड़का नाटक करते हुए एक गहरी आह भरता है, मानो ये फैसला उसके लिए बेहद कठिन हो, फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो एक भरोसेमंद कहानी गढ़ता है और समझाता है कि जब भी कोई उसे परेशान करता है तो उसे उसी समय हिसाब बराबर करना पसंद है, लेकिन फिलहाल वो बदला लेने के लिए बहुत कमजोर है। वो आगे कहता है कि बूढ़ा भी उसकी बदले वाली सूची में शामिल है। फिर उसकी ताकत की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने उससे पहले कभी इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं देखा। जायोन ये भी जोड़ता है कि उसे नहीं लगता कि भविष्य में उसे उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई मिलेगा। जैसे जैसे वह अपनी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के बारे में बोलता रहता है, बूढ़ा उसे बीच में रोककर उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब वो जल्दी मरने के बारे में भी इतना ही आत्मविश्वासी है। जायोन इसका इनकार करता है और अपनी मुट्ठी भींचकर घोषणा करता है कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। बूढ़ा जवाब देता है कि ऐसी सोच के साथ वो केवल जल्दी कब्र तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। फिर उसे अपने पीछे चलते रहने को कहता है। वो उसे लगातार बेवकूफ कहता रहता है और बताता है कि अभी उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना है। कुछ समय बाद कहानी आगे बढ़ती है और जायोन पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ है तथा बड़ी मुश्किल से बूढ़े की चाल के साथ कदम मिला पा रहा है। वो उसे आवाज देकर कहता है कि थोड़ा धीमे चले और आराम कर ले, क्योंकि वे पहले ही 6 घंटे से चल रहे हैं। वो लगातार आवाज लगाता रहता है, लेकिन बूढ़ा उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए चुपचाप चलता रहता है। जायोन खुद से बड़बड़ाता है कि वो कोई मूडी किशोर नहीं है और सोचता है कि उसे इन अचानक बदलते मूड्स का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उसके चारों ओर की गर्मी असहनीय है और वो सोचने लगता है कि तापमान आखिर कितना अधिक होगा। इसके ऊपर ढीली रेत हर कदम को मुश्किल बना रही है और उसे चिंता होने लगती है कि इसी रफ्तार से चलता रहा तो शायद उसे हीट स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक जब वो हार मानने वाला होता है, बूढ़ा आखिरकार उसकी ओर ध्यान देता है, मानो वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो उसे मूर्ख कहता है जो अपनी ही शक्ति के एक छोटे हिस्से का भी उपयोग नहीं कर सकता। जब जायोन उलझन में पड़ जाता है तो बूढ़ा उसे याद दिलाता है कि वो सैंड मैनिपुलेशन उपयोग करता है, फिर भी रेत पर ठीक से चलने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि यही चीज उसके लिए सबसे आसान होनी चाहिए। जब जायोन सफाई देने की कोशिश करता है कि उसका अवेकनिंग कुछ ही दिन पहले हुआ है और वो अभी भी F क्लास है, डायोडन तुरंत चिढ़ जाता है। वो लड़के से बकवास बंद करने को कहता है और साफ कर देता है कि उसे उसकी क्लास से कोई मतलब नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि लोग जन्म से ही S क्लास होते हैं और केवल वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे नुकसान में रखा गया है। बूढ़ा उसके कॉलर से पकड़कर पूछता है कि क्या वो सिर्फ इसलिए हार मानने वाला है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई विशेष वरदान नहीं मिला। वो लगातार चिल्लाता रहता है और आखिरकार गुस्से में उसे वापस रेत पर छोड़ देता है, ये कहते हुए कि अपनी क्षमता का उपयोग करना उसे खुद सीखना होगा। डायोडन उससे कहता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करे और अपनी शक्ति को समझे, क्योंकि अगर वह अपनी सीमाओं को पार करके मजबूत बनना चाहता है तो उससे बेहतर उसकी शक्ति को कोई नहीं जान सकता। ठीक जब जायोन सोचने लगता है कि शायद बूढ़ा कुछ हद तक समझदार है, डायोडन अचानक फिर चिल्लाने लगता है और धमकी देता है कि अगर वो इसका तरीका नहीं समझ पाया तो मर जाएगा। जायोन फिर से शुरुआत करता है और अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। वो जानता है कि जिस रेत को वो नियंत्रित कर सकता है उसकी सीमा लगभग 5 मीटर है। फिर वो स्थिति का विश्लेषण करता है और समझता है कि रेत केवल टखनों तक गहरी है
और अगर वो किसी तरह इसे फर्श की तरह ठोस बना सके तो चलते समय काफी ऊर्जा बचा सकता है। हमारा लड़का रेत को संकुचित करके ठोस बनाने की कोशिश करता है और आखिरकार सफल हो जाता है। झुलसते हुए रेगिस्तान में चलना अचानक उसके लिए बेहद आसान हो जाता है। हालांकि जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसकी मना कितनी तेजी से खत्म हो रही है और वो समझ जाता है कि वह इसे ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाएगा। इसके बाद जियोन प्लान बी पर जाता है और अपनी टांगों में मना केंद्रित करने की कोशिश करता है। ये तरीका भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह काम करता है। उसे बार बार कोशिश करते हुए और ऊर्जा से भरा देखकर बूढ़ा चुपके से मुस्कुराता है और अपने उन दिनों को याद करता है जब वो भी एक उत्साही नौजवान हुआ करता था। भले ही जियोन लगातार कहता रहता है कि वो सिर्फ एक F क्लास है, डायोडन को पूरा विश्वास है कि उसकी मना कंट्रोल क्षमता और उसका पोटेंशियल कम से कम E या D लेवल का होना चाहिए। बूढ़े आदमी को लड़के में स्पष्ट क्षमता दिखाई देती है। तभी जियोन कुछ नया खोज लेता है और उसे लेकर शोर मचाने लगता है। वो दौड़कर बूढ़े के पास पहुंचता है और चिल्लाते हुए बताता है कि वो केवल अपने पैरों को छू रही रेत को नियंत्रित कर रहा है और अब चलना बहुत आसान हो गया है। जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो बूढ़े को बीच वाली उंगली भी दिखा देता है और उसे भी ऐसा करके दिखाने की चुनौती देता है। जवाब में बूढ़ा उसके सिर पर मुक्का मार देता है। वो लड़के से कहता है कि बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना बंद करे जब तक कि उसे मरने का शौक न हो। जियोन तुरंत नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को अंधेरे में रेत भरी जमीन पर मुंह के बल पड़ा हुआ पाता है। बीफ जर्की चबाते हुए बूढ़ा कहता है कि अच्छा हुआ, बच्चा आखिरकार जाग गया। उसे यहाँ तक उठाकर लाना सचमुच बहुत झंझट भरा था। हमारा लड़का बैठने की कोशिश करता है और शिकायत करता है कि उसका पूरा शरीर चोटों से टूट चुका है। तब बूढ़ा उसकी ओर जर्की का एक टुकड़ा फेंक देता है। फिर वो लड़के से कहता है कि उसकी जवानी के दिनों की एक कहानी ध्यान से सुने। उसके अनुसार वे अच्छे दिन थे जब कमजोर होना मौत की सजा नहीं था, बल्कि शक्तिशाली लोगों का कर्तव्य कमजोरों की रक्षा करना माना जाता था। लेकिन वो दुनिया अब बहुत पहले खत्म हो चुकी है और वो उसे साफ तौर पर याद करता है। कहानी जल्दी समाप्त हो जाती है और बूढ़ा गुरु उसे कहता है कि अगर उसे मरना पसंद नहीं है तो उठ खड़ा हो। हमारा नायक इस बार बहस करने के बजाय चुपचाप अपने शिक्षक की बात सुनता है। उसकी हैरानी के लिए बूढ़ा उसे जर्की का एक और टुकड़ा फेंक देता है। पुरानी कहानी सुनकर उसे एहसास होता है कि इस बूढ़े आदमी के पास वास्तव में बहुत ज्ञान है। डायोडन भले ही सूखे हुए किसी प्राचीन अवशेष जैसा दिखता हो, लेकिन उसके पास दशकों, शायद सदियों का अनुभव है। उसे खाते हुए देखते समय वो एक दिलचस्प बात नोटिस करता है। इतने पुराने और घिसे हुए दांत होने के बावजूद बूढ़े को जर्की खाने में कोई परेशानी नहीं होती। केवल देखकर ही वो उसकी तरकीब समझ जाता है। सीधे चबाने के बजाय पहले उसे लार से नरम किया जाता है और फिर काटा जाता है। ऐसे शुष्क रेगिस्तान में जर्की खाने का यही सही तरीका है। उसे महसूस होता है कि बूढ़ा केवल उसे खाना नहीं खिला रहा, बल्कि धीरे धीरे उसे अपने दम पर जीवित रहना भी सिखा रहा है। जैसे किसी आदमी को मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाया जाता है। इसके बाद दोनों फिर रात के आसमान के नीचे आगे बढ़ते हैं। रास्ते भर वो अपने शिक्षक से जर्की का एक और टुकड़ा मांगता रहता है, लेकिन बूढ़ा उसे चुप रहने को कहता है। कुछ समय बाद ठंड उसे बुरी तरह प्रभावित करने लगती है। वो लगातार छींकने लगता है और उसका पूरा शरीर ठिठुरती रेगिस्तानी रात में किसी कंपन करने वाली मशीन की तरह कांपने लगता है। दूसरी तरफ बूढ़ा ऐसे आराम से फैला हुआ है जैसे हवाई के किसी समुद्र तट पर छुट्टियां मना रहा हो। साथ ही जियोन अब भी ये नहीं समझ पाता कि ये पागल आदमी हर समय अपनी तलवार से बातें क्यों करता रहता है। फिर उसे प्यास लगती है और वह थोड़ा पानी मांगता है, लेकिन दाऊदन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और सारा पानी खुद ही पी जाता है। ये देखकर वो सचमुच चिढ़ जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि लालची गुरु उसके साथ एक बूंद भी साझा नहीं करता। फिर भी उसे एहसास होता है कि उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। बूढ़े आदमी के विपरीत वो कपड़ों से ओस निचोड़कर नहीं पी सकता। फिर भी वो नीचे झुकता है और अपने शरीर पर जमी छोटी छोटी ओस की बूंदों को चाटना शुरू कर देता है। किसी बेबस आवारा पिल्ले की तरह वो अपने गुरु के स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये देखकर बूढ़ा उसे डोडाट कहता है, लेकिन वो तर्क देता है
कि वो डोडार्ड नहीं है, वो एक गर्वित है। उसकी बातों को अनदेखा करते हुए बूढ़ा उसे चुप रहने और अपने आसपास को महसूस करने पर ध्यान देने के लिए कहता है। हमेशा की तरह अनजान जियोन शांत हो जाता है और सुनने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे अपने चारों ओर हल्के कंपन महसूस होने लगते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वे कई दिशाओं से आ रहे हैं। इससे पहले कि वो पलक भी झपका सके, वो सैकड़ों चमकती हुई आंखों को उन्हें चारों ओर से घेरते हुए देखता है। वे खूंखार जानवर हैं जो अपने जबड़ों की पहुंच में आने वाली हर चीज को फाड़ डालने के लिए तैयार है। हॉर्न्ड हाइनस आमतौर पर रात में सक्रिय रहती है, लेकिन दुर्भाग्य से वे भोर के समय उनसे टकरा गए। जैसे ही वे अपने नुकीले दांत दिखाती है और उसे टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी करती है, बूढ़ा पूछता है कि क्या वह इसे संभाल सकता है या उसे अपने डैडी की मदद चाहिए। लगता है पागलपन का थोड़ा असर उस पर भी पड़ चुका है, क्योंकि वो हंसते हुए जवाब देता है कि उसे किसी धूल भरे बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत नहीं है। अपने आसपास की रेत को नियंत्रित करते हुए वो उन जंगली जानवरों के साथ जानलेवा लड़ाई की तैयारी करता है। सबसे पहले वह एक सैंड बुलेट बनाता है और उसे सीधे एक हाइना के आर पार दाग देता है। फिर वो कठोर रेत के विशाल कांटे खड़े कर देता है और एक घातक क्षेत्र बना देता है जो उसकी सीमा में प्रवेश करने वाली हर चीज को मार देता है।